आधी रात का वक्त था जब अचानक भाभी मेरे कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी कि चलो चलते हैं। मैंने कहा कि इस टाइम कहाँ जाना है। पहले भी मैं इनके साथ भाई की मर्जी के बगैर कहीं ना कहीं जाती रहती थी, मगर अब आधी रात को इनको कहाँ जाना था। कहने लगी कि बस तुम चलो, बहुत ज़रूरी काम है। मैंने जब टाइम देखा तो मैं हैरान रह गई। वो मुझे अपने साथ ले जाने से पहले कहने लगी कि काली चादर है तुम्हारे पास तो वो ओढ़ लो, और अगर काले कपड़े हों तो और भी अच्छी बात है। मैंने उनको देखा तो उन्होंने भी काले कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा कि काले कपड़े पहनने ज़रूरी है, तो कहने लगी कि हाँ ज़रूरी है। वो मुझे अपने साथ ले गई और हम लोग एक बड़े से तबीले जैसी जगह पर चले गए। तबीला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दीवारें तो ऊंची ऊंची थी, मगर छत टूटा हुआ था। जाहिर है यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं रहता था जो बहुत साफ सुथरा होगा, क्योंकि इधर तो बारिश का पानी, धूप, मिट्टी सब कुछ आता होगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुंह पीछे करके खड़ी हो जाओ, क्योंकि तुम्हें ये सब देखने में अजीब लगेगा। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या हो रहा है भाभी, मुझे पहले बताओ तो सही। हम लोग आधी रात को उठ के यहाँ आ गए हैं। पीछे से कोई जाग गया तो कहने लगी कि कोई नहीं जागेगा, मैं पक्का इंतजाम करके आई हूँ। और मुझे कहा कि मुंह पीछे करके खड़ी हो जाओ। मैं जब मुंह पीछे करके खड़ी हो गई तो मुझे अजीब सी आवाज आई। ऐसे लगा कि कोई भारी भरकम चीज चढ़कर इस तरफ आ रही है, मगर मैंने पलट कर नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद मैंने भाभी ने अजीब सी आवाज निकालनी शुरू कर दी, और जैसे ही मैंने पलट कर देखा मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि भाभी खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रही हो। कहने लगी कि मेरे पास ये आखिरी रास्ता है। मैंने देखा था कि मेरी भाभी ने अपना मेरा भाई इस दुनिया का सबसे ज्यादा सख्त शौहर स्थान जानता था, इसलिए इसे खानदान में से किसी ने भी रिश्ता देने से मना कर दिया। वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनको देखकर सब कहते हैं कि पता नहीं इसकी बीवी का क्या बनेगा। वो भी ऐसा ही था। इसे खानदान में से किसी ने भी रिश्ता नहीं देना था। अपनी सगी खाला ने भी इनकार कर दिया। अम्मी भी बड़ी परेशान थी। उन्होंने फिर खानदान के बाहर से लड़की तलाश की। लड़की खूबसूरत थी और मेरी होने वाली भाभी का नाम समना था। उनके सामने तो हमने भाई की तारीफें ही की। अपनी दही को खट्टा कौन कहता है। हमने कहा कि अच्छा है, एहसास करने वाला है, बस थोड़ा सा संजीदा है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे भाई ने हम माँ बेटी की जिंदगी को इतना खराब किया हुआ था, तो अपनी बीवी के साथ वो क्या करता कि इस पे इसका पूरा पूरा हक था। पर मेरी माँ कहती थी कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। माँ कहती थी इसमें कसूर इसके काम का भी है, इसका काम ही ऐसा था, खुद ही काम करता था। वहां पे घोड़ों को ठीक से रखना, साफ करना बड़ा ही मेहनत और मशक्कत का काम था। घोड़ों पे जुल्म भी बहुत करता था, उनको हाँकना पड़ता था। मेरी माँ कहती थी कि जब इसको जानवरों पे ही रहम करना नहीं आया तो इंसानों पे रहम क्या करेगा। लेकिन ये काम इतना मुश्किल था कि कोई भी ये काम करने को तैयार न था। मेरा भाई हट्टा कट्टा था, लंबा धड़ंगा था, इसीलिए वो ये काम आसानी से कर लेता था। उसे उसके अच्छे पैसे मिलते थे। हमारे घर में पैसों की कमी न थी, मगर एहसासात और एहसास की बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए शादी हो गई, भाभी हमारे घर आ गई। मगर अब भाभी के साथ भी वही सब कुछ होता था, बल्कि उनके साथ तो ज्यादा ही होता था। भाई हमें घर में टीवी देखने नहीं देता था, और भाभी जो जहेज में टीवी लेकर आई थी, हमें लगा कि शायद अब भाई कहें कि चलो कोई बात नहीं, घर में टीवी आ गया है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर उसने तो सुबह सुबह ही टीवी तोड़ दिया। पर ऐसे नहीं कि सबकी टीवी तोड़ दिया, और ऐसे नहीं कि सबके सामने तोड़ा, बल्कि उस टीवी को तोड़ के एक साइड पे रखा था। दुल्हन सुबह सुबह उठे, अभी इसकी शादी को 3-4 दिन हुए हों, और वो देखे कि मेरे घर वालों ने जो प्यार से टीवी दिया था वो किरजी किरजी हुआ पड़ा है, तो इसमें क्या गुजरेगी। मेरी माँ ने कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, टीवी वापस कर देते हैं। उनकी मोहब्बत की कमाई थी, तो कहने लगा कि मेहनत की कमाई हराम चीज पे लगाई थी। अच्छा किया मैंने इस चीज को तोड़ दिया। टीवी देख के ही औरतें बिगड़ती हैं। बस फिर इसके बाद भाभी के साथ भी वही सब कुछ पाबंदियां, बातें, दकियानूसी हरकतें।
ना कहीं आने देना, ना जाने देना, घर में भी चादर करवा के रखना, अपने घर भी रात ना रुकने देना, अपने मामू, अपने कजिन, अपने चाचू के बेटों से भी ना मिलने देना, मोहल्ले में भी कहीं जाने ना देना। घर की कोई चीज खराब हो जाए तो कोई मर्द इसको ठीक करने के लिए नहीं आ सकता था, खुद ही इसका था, खुद ही इसको टच लगा के ठीक करते रहते हैं। इस घर की सारी चीजें खराब थीं। सबसे ज्यादा तो मेरे भाई की तरबियत खराब थी। पता नहीं इसको ऐसा किसने बनाया था। मेरे वालिद साहब तो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में न थे। मेरी माँ कहती है कि मेरा एक भाई ऐसा था और ये उसकी ज़ेरे निगरानी रहा है। खुद तो वो बाहर के मुल्क चला गया, उसको हमारे लिए छोड़ गया। मेरी माँ का ये फार्मूला नाकाम हो गया था कि बीवी आएगी तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक नहीं हुआ था, बल्कि उसकी हरकतें और भी बुरी हो गई थी। मेरी माँ ही पहले परेशान रहती थी, अब मेरी भाभी ने भी परेशान रहना शुरू कर दिया। वो भाभी पे हाथ भी उठाता था। मेरी माँ उन सासों में से न थी जो कहती थी कि हाँ हाँ खींच के रखो। बहू को वो कहती थी कि तेरी भी दो बहनें हैं और तू किसी की बेटी के साथ ऐसे करेगा तो कल को तेरी बहनों के साथ भी ऐसे ही होगा। मेरी बड़ी बहन की श्री, और अब मेरी माँ के दिल में ये बात बैठ गई थी कि अगर भाभी के साथ कुछ बुरा हुआ तो हम दोनों बहनों के साथ और भी बुरा होगा। एक दिन तो वो दुआ करने लगी और कहने लगी कि बड़ा मुकद्दस महीना आ रहा है, मेरे रब इसी के सदके तो मेरे बेटे को अकल दे दे और वो ठीक हो जाए। अभी मेरी माँ दुआ कर ही रही थी कि अंदर कुछ गिरने की आवाज़ आई। हम लोग फौरन भागे, देखा तो भाभी बेहोश हो चुकी थी, मगर भाई ने भाभी के डॉक्टर के पास ना ले जाने दिया। मेरी माँ ही जाकर मोहल्ले की दाई को बुला कर लाई। उसने मेरी भाभी को चेक किया और कहा कि ये तो माँ बनने वाली है। हम सब लोग बड़े खुश हुए कि चलो अगर बीवी के आने से भी कोई मर्द ठीक ना हो तो औलाद के आने से ठीक हो जाता है। जब मेरी भाभी की हालत कुछ बेहतर हुई तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा इसको बद्दुआ ना समझना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तेरे शौहर के यहाँ बेटी पैदा हो, तभी वो ठीक होगा। मेरी माँ ने इधर ये बात की, उधर मेरा ये बात की, उधर मेरा भाई जो घर के अंदर आ चुका था, उसने अंदर दरवाजे में खड़े होकर ये बात सुन ली। उसने कहा कि अगर बेटी पैदा होगी तो उठा के किसी को दे दूंगा। हम सब लोग हैरान हो गए। इससे ये खबर तो मिल गई थी कि वो बाप बनने वाला है, और साथ ही उसने ये ऐलान भी कर दिया कि मेरे यहाँ बेटी नहीं बेटा पैदा होगा। अगर बेटी पैदा होगी तो घर भी नहीं आने दूंगा, अस्पताल से ही कहीं भेज दूंगा। तुम लोगों को संभाल रहा हूँ, यही बड़ी बात है। आजकल तो बूढ़ी क्या, जवान क्या, शादीशुदा क्या। मेरे भाई ने ये कहा और बारी बारी पहले मेरी माँ की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ और फिर अपनी बीवी की तरफ। कहने लगा कि औरतों के कदम किसी भी उम्र और किसी भी वक्त में जाके फिसल जाते हैं। ऐसे में एक और औरत आ गई इस घर में, तो इसकी निगरानी करते करते मेरी तो सारी जवानी गुजर जाएगी। इस घर में मर्द पैदा होगा जो मेरी तरह मर्द का बच्चा होगा, और अगर बेटी हुई तो इस घर में, और अगर बेटी हुई तो इस घर में आने नहीं दूंगा। मेरी भाभी और भी ज्यादा परेशान हो गई। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, इनके ऊपर जो अलामत आ रही थी वो सारी बेटी वाली ही थी। जैसे कि ज्यादा नींद आना, और उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब नहीं होती थी। जब औरत बेटा पैदा करने वाली होती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। बेटी का हमल हल्का और आसान होता है, इसीलिए उसे ज्यादा महसूस नहीं होता। भाभी भी अभी तक ठीक ही जा रही थी, लेकिन अब भाभी परेशान हो गई, क्योंकि इनको यकीन हो गया कि इनके यहाँ बेटी ही होने वाली है। और मोहल्ले की दाई ने भी बता दिया कि बेटी जैसी अलामत ही लग रही है। मेरे भाई ने एक दफा भी भाभी को डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया, यहाँ तक के लेडी डॉक्टर के पास भी नहीं। इसने कहा कि अल्ट्रासाउंड मर्द करते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं भेजना चाहता। जब औरतों को कैद करके रखा जाता है तो वो चोर रास्ते तलाश कर ही लेती हैं। इसी तरह कभी कभी मैं और भाभी भाई की गैर मौजूदगी में घर से निकल जाते थे। कभी पीछे वालों के घर जाके टीवी देख लेते, तो कभी थोड़ी देर वहां बैठ के गपशप कर लेते। वहां मेरी दोस्त रहती थी जो अब भाभी की भी दोस्त बन चुकी थी। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए,
घर का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि घर से बाहर जाने का दिल ही ना करे। अगर आप घर को कैद खाना बनाएंगे तो वहां कोई भी रहना नहीं चाहेगा। पर ये बात मेरे भाई को कौन समझाता। वहीं से इस औरत ने मेरी भाभी के दिमाग में कोई बात डाल दी और कहा कि एक तरीका है जिससे तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने इतनी ही बात सुनी थी, क्योंकि जब वो इस तरह की बातें करती थी तो मुझे इससे पास से उठा देती थी। मेरी वो दोस्त भी शादीशुदा थी, उसकी शादी जल्दी हो गई। वो कहती थी कि हम शादीशुदा औरतों की बातों में तेरा कोई काम नहीं है। जब कोई पर्सनल बात करनी होती तो मुझे साइट पे भेज देती, भाई घर पर आ जाए। अम्मी से तो कुछ संभाला नहीं जाता, इनके तो हाथ पैर फूल जाते हैं। वो अपने ही बेटे से बहुत ज्यादा डरती हैं। अब मेरी भाभी ने एक नया काम पकड़ा था। वो 2-3 दफा घर से गायब होती और पीछे वाली औरत के साथ ही कहीं गई। मेरी माँ ने और मैंने इनको कह दिया कि हमारा तुम्हारे मामले में अब कोई काम नहीं है, क्योंकि मोहल्ले के अंदर ही कहीं आना जाना तो फिर भी समझ में आता है, मगर इतना दूर जाना गलत है। अगर बेटे को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेगा, इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। वो कहती थी कि अपना घर बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, इसलिए कुछ भी करना पड़े तो करूँगी। मगर वो औरत अपने मैके चली गई और मेरी भाभी को कहीं जाना था। वो आधी रात को मेरे कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी कि चलो चलते हैं। मैंने कहा कि आप कैसे पूछ के आई हैं? भाई को नहीं पता। वो कहने लगी कि भाई सो रहा है, तुम फिक्र नहीं करो, बस चलो मेरे साथ और काले कपड़े पहन लो, काली चादर कर। मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि हाँ, इस महीने में लोग काले कपड़े भी पहन लेते हैं, मगर हम क्यों पहने? हमने कौन सा कहीं जाना है? तो कहने लगी कि बस जाओ, मैं कह रही हूँ वो कर लो। वो मुझे अपने साथ ले गई और एक अजीब सा तबेले में ले गई। ये जगह ऐसी लग रही थी कि जैसे यहाँ पे जानवरों को बांधा जाता था। वहां पर किसी औरत और आदमी से बात करने लगी और उनको कुछ पैसे भी देने लगी। फिर मुझे कहा कि तुम जरा अपना मुंह पीछे करके बैठ जाओ, कोई जरूरी काम है। मैंने मुंह पीछे किया कि मुझे कोई बहुत ही भारी भरकम वजूद इस तरफ आने की आवाज सुनाई थी। जब मैंने पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गई, और इसके बाद का जो मंजर देखा उससे तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई। मैंने कहा कि भाभी ये क्या कर रही हो? कहने लगी कि मैं शबनम के साथ आई थी, वो भी शादीशुदा थी, इसलिए वो हैरान नहीं होती थी। अब तेरे साथ आई हूं तो मुझे पता था कि तूने घबरा जाना है, लेकिन देख घबराने की कोई बात नहीं। पता था कि तूने घबरा जाना है, लेकिन देख घबराने की कोई बात नहीं। मैं ये जो सब कुछ कर रही हूँ ना, इसलिए कर रही हूँ कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो, और इस तरह मेरे यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। ये लोगों का बड़ा ही पुराना और आजमूदा टोटका है, सदियों से काम कर रहा है, तो फिर हमारे लिए काम क्यों नहीं करेगा? इसलिए अब तुझे मेरे साथ आना होगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, जब तक ये महीना खत्म नहीं हो जाता, सिर्फ तब तक। और इसके बाद मेरा टाइम भी आ जाएगा और देखना हमारे घर में बेटा आएगा। तेरा भाई भी ठीक हो जाएगा और तू भी एक प्यारे से बच्चे की फूफू बनेगी। मैंने कहा कि और भाई को पता चल गया? तो कहने लगी कि पता नहीं चलेगा। मैं वापस आ गई। मेरी माँ भी अभी तक बेखबर सो रही थी और हमारा भाई भी। हम लोग हैरान हो गए कि इनकी आंखें नहीं खुली। कौन सा कोई सर्दियों का मौसम था कि बंदा एक दफा सोए तो मुश्किल से ही आंख खुलती है। गर्मी में कहाँ सुकून की नींद आती है। सुबह हुई तो भाई भी कह रहा था कि सर में दर्द है, में दर्द है, और माँ भी कह रही थी। दोनों के लिए चाय बना दी और भाई काम पे चला गया। मैं अपनी भाभी के कमरे में आई और मैंने कहा कि ये बात माँ को भी नहीं बतानी। उसने कहा कि हाँ, इनको भी नहीं बताना, उनकी उम्र हो चुकी है और वो परेशान भी रहती हैं। कहीं उनके मुंह से उनके बेटे के सामने ये बात निकल गई तो हम दोनों का भांडा फूट जाएगा। मैंने कहा कि हम दोनों से क्या मतलब, आपने मुझे भी बीच में शामिल कर लिया। कल को भाई मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। तो कहने लगी कि नहीं, जब इसको पता ही नहीं चलेगा तो वो कुछ कैसे करेगा? हम लोग हैं ना, हम इस बात को संभाल लेंगे। और मैंने तुझे कहा ना, बस 3-4 चक्कर रहते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल मेरी भाभी कुछ खास किस्म के लोगों के पास जा रही थी। वो लोग भाभी से पैसे भी ले रहे थे और बदले में अपने मुकद्दस घोड़े से ये काम करवा रहे थे। यानी कि भाभी ये काम करवा रही थी।
کہ ایک مقدس گھوڑا ان کا حمل والا پیٹ اپنی زبان سے چاٹتا ایسا انہوں نے 14 چکر لگا کے کرنا تھا، یعنی کہ 14 دفعہ یہ کام کروانا تھا، اور اس میں سے اب وہ کہہ رہی تھی کہ صرف 4 چکر رہ گئے ہیں۔ 10 دفعہ وہ ساتھ والی عورت کے ساتھ گئی تھی، پر جب 4 دفعہ انہوں نے میرے ساتھ جانا تھا اور ایک دفعہ بھی اگر بھائی کو پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا۔ مگر میں حیران تھی کہ ہم 2 دفعہ اور گئے مگر نہ بھائی کی آنکھ کھلتی نہ ہی امی کی آنکھ کھلتی۔ پر صبح صبح وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے سر بھاری ہو گئے۔ امی کی طبیعت تو بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ محلے سے نرس کو بلا کے لائی۔ اس نے کہا کہ ان کو کیا کھلایا تھا، کوئی ایسی ویسی دوائی تو نہیں دی تھی، کوئی نیند کی دوائی تو نہیں دی، ان کو اتنی سستی اور غنودگی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر میں تو نیند کی دوائی ہے ہی نہیں، نیند کی دوائی دینے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ کسی کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ اس کو نیند کی دوائی دینی پڑے۔ نرس نے کہا کہ مجھے تو کچھ ایسے ہی معاملہ لگ رہا ہے، خیر ابھی ٹھیک ہو جائیں گی، لگ رہا ہے، خیر ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب ایک دن میں نے ایک منظر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ آج ہم لوگوں نے پھر سے جانا تھا، اور بھابھی نے رات کے ٹائم جو میری ماں اور میرے بھائی کو چائے پینے کی عادت تھی، اس کی چائے کے اندر کوئی چیز ملائی تھی۔ اس نے مجھے کپ پکڑا دیا اور کہا کہ اپنی امی کو دے دو، اور خود چائے کے کپ لیے اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کر رہی تھی، کیونکہ ہم جب بھی جاتے تھے پیچھے سے کوئی بھی نہیں جاگتا تھا۔ وہ میری ماں اور میرے بھائی دونوں کو نیند کی دوائی دے دیا کرتی تھی تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم اپنا کام کر کے واپس بھی آ جائے۔ دل تو کیا کہ ماں کو بتا دوں کہ اس میں نیند کی دوائی ہے، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ ان کا بے ہوش رہنا ہی عافیت تھا، نہیں تو ہم بری طرح پھنس جاتے۔ اگر میری ماں کو پتہ چل جاتا کہ میں اپنی بھابھی کے ساتھ مل کے اتنا بڑا کام کر رہی ہوں تو وہ مجھ پہ غصہ ہی ہوتی۔ اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا میاں بیوی کے معاملات میں نہیں بولتے، چاہے وہ اچھے معاملات ہوں چاہے وہ برے معاملات۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، وہ دن بھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، رات کو ایک ہو جاتے ہیں، رات کو جھگڑا کرتے ہیں تو صبح ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی کسی بات میں نہیں آتے، ان کی زندگی اسی طرح ہی چلتی ہے، لڑنا جھگڑنا روٹھنا منانا سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ ایک دن ان کی لڑائی ہوگی تو بیوی کہے گی کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ رہنا ہی نہیں، یہ شوہر کہے گا کہ یہ عورت تو میرے دل سے اتر گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ایسے ساتھ بیٹھے ہوں گے جیسے لیلا مجنوں ہے، اس لیے تو نے ان کے معاملے میں نہیں بولنا، مگر یہاں پر میں نے معاملے میں بولنا کیا تھا، میں تو پوری طرح سے اس معاملے میں کھنس چکی تھی۔ یہ سوچ کے چپ ہو گئی کہ بس اس کے بعد ایک اور چکر ہے پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر آج جو عورت یہ سب کام کرواتی تھی اس نے میری بھابھی کو عجیب سی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ تمہارا وجود دیکھ کر نہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، تم ڈاکٹر کے پاس گئی ہو کیا؟ کہنے لگی کہ نہیں، میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے ہی نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ تم نے ایک بھی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا، ایک الٹرا ساؤنڈ ایک چیک اپ تو کروایا ہوگا؟ تو میری بھابھی نے کہا کہ نہیں، ایک الٹرا ساؤنڈ یا ایک چیک اپ بھی نہیں کروایا۔ ارے خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کوئی بہت بڑی چوٹ لگ جائے، ہمارا گھر میں جو مرد ہے نا وہ ہمیں تب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جانے دے۔ یہاں پہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، عورت تو بنی ہی بچے پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو پھر بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میری بھی کوئی خاص طبیعت خراب نہیں ہوئی، اتنی تو نہیں ہوئی کہ میں کہوں کہ مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر آخر میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ تو میری بھابھی نے بتایا کہ وہ ایک تائی ہے محلے میں، گھر میں ہی بچہ پیدا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میری مانو تو ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ چلی جاؤ، جیسے یہاں آتی ہو نا ویسے ہی ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ بھابھی نے اس کو کہہ تو دیا کہ ٹھیک ہے، پر بھابھی نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کی بات ٹھیک تھی۔ جس طرح سے ہم بھائی کو بے ہوش کر کے یہاں آ سکتے تھے، ڈاکٹر کے پاس ہی تو جا سکتے تھے، مگر اب بھابھی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، اور رات کے ٹائم کوئی ایسی ڈاکٹر بھی نہ بیٹھی تھی جو تسلی بخش مشورہ دے سکے۔ رات کو تو صرف ایمرجنسی والے ڈاکٹر ہی ہوتے تھے۔ میں نے تو بھابھی کو کہا کہ آپ ایسی باتوں کا دھیان نہ دیں، بس اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ آخری چکر بھی پورا ہو گیا اور بھابھی کو جو عمل بتایا گیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔
अब इनको पूरा यकीन था कि इनके यहाँ बेटा ही पैदा होगा और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी मुझे भाभी को देखकर अफसोस भी होता। बेचारी कितना कुछ कर रही थी, इनको भी तो डर लगता होगा। वो भी परेशान होती होंगी। वो भी सोचती होंगी कि कहीं मेरा शौहर मुझे तलाक ना दे दे, या उसे पता चल गया तो तलाक तो बाद में देगा, पहले तो हाथ भी उठाएगा। मेरा भाई भाभी को अच्छी तरह से कुट लगाया करता था। मेरी माँ उससे पड़ती थे, पर मेरे भाई का गुस्सा इतनी जल्दी खत्म नहीं होता था। इसने घर में सारे बर्तन तोड़े हुए थे, सारी चीजों पर डेंट पड़े हुए थे। कांच के बर्तन तो वो रहने ही नहीं देता था। इसका गुस्सा हमेशा या तो चीजों पे निकलता या फिर इंसानों पे। मैंने भी अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह इसे बेटा ही दे दे, नहीं तो वो हम सबका जीना हराम कर देगा। पर मेरी माँ बार बार कहती कि इसकी बेटी होगी तो ये ठीक होगा। ऐसे मर्दों की जब बेटियां होती हैं ना, तो फिर इनको समझ आती है कि जिसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो भी किसी की बेटी है, और जो घर में माँ ब्याह कराई थी वो भी किसी की बेटी है। फिर जाकर इनकी अकल ठिकाने आ जाती है। कौन से माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत बुरी करते हैं पता नहीं। हमारे भाई के सिर पे कौन सा फितूर सवार रहता था। मेरी भाभी का आखिरी वक्त आ गया और इनकी तबीयत भी खराब होने लगी। पहले से ही सब कुछ तय था। किसी ने ना तो अस्पताल जाना था ना ही किसी और जगह। सारी इंतजामात घर में ही कर लिए गए तय था। किसी ने ना तो अस्पताल जाना था ना ही किसी और जगह। सारी इंतजामात घर में ही कर लिए गए और रात का वक्त था। दाई भी आ गई, लेकिन दाई को मामला कुछ खराब लग रहा था। मेरी भाभी बहुत तकलीफ में थी। हम सब इनके लिए दुआ कर रहे थे। मेरी माँ तो चाय नमाज पे बैठी थी और कह रही थी कि जब तक विलादत नहीं हो जाती मैंने नहीं उठना और अल्लाह से खैर मांगती रहूंगी। वो बार बार दुआएं कर रही थी। दाई ने कहा कि मेरे बस का काम नहीं है। यहाँ पीछे एक डॉक्टर रहती है, उससे बुलाकर लाती हूँ। बहुत अच्छी औरत है, शायद मान जाए। वो इसको भी बुलाकर ले आई। वो भी कोई बहुत पाए कि डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन डॉक्टर थी। वो भी आ गई। करते कराते मामलात काफी बिगड़ गए। पूरी रात गुजर गई। सुबह कहीं जाके विलादत हुई और जैसे ही बच्चे इस दुनिया में आया, इसको देख के सबसे पहले इस डॉक्टर की चीखें निकली। वो वहां से फौरन भाग गई और दाई ने वो बच्चा था कि जब मेरी माँ के सामने रखा होने लगी, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी भाभी बेहोश हो गई। मेरा भाई बाहर बैठा था। अब हम क्या करते, इसे क्या बताते। इसने आवाज देके पूछा कि मेरा बेटा खैर खैरियत से तो है ना, क्योंकि इसे भी बच्चे के रोने की आवाज आई थी। हमने कहा कि हाँ बेटा ही है तुम्हारा, बेटा पैदा हुआ है। इस बात पर वो बहुत खुश हो रहा था। कहने लगा कि मेरे जैसे आदमी का बेटा ही पैदा होना था। मुझे पहले से ही पता था, मगर बात सिर्फ इतनी ना थी। वो सोच रहा था कि जो इसने चाहा वो उससे मिल चुका था, लेकिन अगर असल में इसको वो मिला था जो इसके लिए लिखा गया था, क्योंकि बच्चे की शक्ल और बच्चे की जिसामत कुछ अजीब सी थी। बच्चे का सर इतना लंबा और जबड़ा आगे को निकला हुआ और नाक चौड़ा था। देखकर ऐसे लगता था कि जैसे इस बच्चे की शक्ल किसी घोड़े के बच्चे से मिलती हो। जब मेरी भाभी को होश आया और उसने ये मंजर देखा, तो वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते उसने सारी सच्चाई बता दी। और कहने मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने ये अमल करवाया था। उसे पता था कि इस बात के बाद भाई शायद इसको तलाक ही दे देता, मगर वो खामोश हो गया। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बच्चे की सेहत तो ठीक थी, लेकिन बच्चा किसी को दिखाने के काबिल नहीं था। हम लोग बड़े परेशान थे, बड़ी मुश्किल से इसको संभाल रहे थे। देखकर अजीब सा लगता था। पता नहीं इसके नसीब में क्या था। भाई ने कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं बेरहम आदमी था, जानवरों पे रहम नहीं करता था, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ है। मैं अब तुम लोगों पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, नाहक हरकतें नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे खुदा ने ये सिखा दिया है कि अगर मैंने जानवरों के साथ बुरा किया तो इसका ये नतीजा निकला, और जो मैं तुम इंसानों के साथ बुरा कर रहा हूँ, कल को इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर यही हम लोग किसी डॉक्टर के पास गए होते, पहले ही अल्ट्रासाउंड करवा लिया होता, तो पता चल जाता कि मामलात क्या है। मगर मैंने अपनी छोटी सी अन्ना के पीछे ना सिर्फ अपनी बीवी की, तुम लोगों की और इस बच्चे की जिंदगी भी कितनी मुश्किल कर दी।
आज इस बात को 1 महीना हो गया है। हमारी ज़िंदगी वाक़ई बड़ी मुश्किल हो गई है, मगर अब भाई अपना वो काम छोड़ चुका है। कहता है कि मैंने ये काम नहीं करना, मेहनत मज़दूरी करता है, जिसमें इसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसे भी पिछले काम से आधे मिलते हैं, मगर इससे कोई मसला नहीं। वो कहता है कि ये काम ही मेरे लिए ठीक है, अपनी बीवी का भी ख्याल करता है और बच्चे का भी। जब बच्चा रोता है तो वही उसको संभालता है। हम तो हैरान हैं कि वो कैसे अचानक से बदल गया। ये तो वो इंसान ही नहीं जिसको हम जानते थे, मगर काश कि सब कुछ ऐसे ना हुआ होता। इससे बदलने के लिए इतने बड़े हादसे की ज़रूरत ना होती, बल्कि वो खुद ही ठीक हो जाता, तो आज सब कुछ ठीक होता। मेरी भाभी भी चुप है, खामोश है। वो कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। इसकी तबीयत कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसको डॉक्टर के पास भी ले गए थे। डॉक्टर ने कहा कि ये केस घर में होने वाला नहीं था। पता नहीं आपकी भाभी की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। आप सबसे दुआ की अपील है कि मेरी भाभी और मेरे भतीजे के लिए दुआ करें।